नमस्ते नमस्कार साथियों, कैसे यूपी में बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन के ऐलान में देरी क्यों? क्या है वजह? 2024 आगामी चुनाव को लेकर अब बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन का केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। तो साथियों, आप सब वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब करे। तो बीते 3 दिनों में इसका ऐलान नहीं हो पाया है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन के लिए बात बन चुकी है। जयंत चौधरी ने बीते 3 दिनों के बाद कई बार दोनों दलों के दिल मिलने का जिक्र कर दिया, लेकिन इसके बाद भी खबर लिखे जाने तक औपचारिक ऐलान बाकी है। यानी अभी तक एनडीए में आरएलडी के शामिल होने का ऐलान बीजेपी के ओर से नहीं किया गया है। इसकी कई वजह बताई जा रही है। दरअसल सूत्रों के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कई दलों के साथ गठबंधन पर बातचीत जारी है। बीजेपी पंजाब में अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ बातचीत कर रही है। दोनों दलों के बीच 1997 से 2020 तक गठबंधन रहा है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द दोनों ही दलों में बात फाइनल हो जाएगी और एक साथ तीनों के एनडीए में आने का ऐलान संभव। इसके अलावा बीजेपी आंध्र प्रदेश में अपने पुराने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के साथ बात कर रही है। सूत्रों की माने तो सीएम जगन मोहन रेड्डी से भी बातचीत जारी है। हालांकि किसके साथ गठबंधन होने अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों गठबंधनों की बात फाइनल होने के बाद एक साथ तीनों के एनडीए में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान होगा। और सूत्रों के अनुसार बीजेपी और आरएलडी के बीच 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट पर बात हुई है, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी के ओर से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अगर आरएलडी उम्मीदवार उतार देती है या नहीं, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में ये गठबंधन ऊपर तो नजर आता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर साफ नहीं हो रही है। गौरतलब है कि बीजेपी के साथ यूपी में पहले से अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी हैं। अब आरएलडी भी इस गठबंधन में शामिल होगी। देखने वाली बात यह है कि क्या राज्य में भी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान आरएलडी को जगह मिलेगी या नहीं। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी लंबे वक्त से चल रही है और राष्ट्रीय लोकदल रालोद नेता जयंत चौधरी बहुत जल्द अपने एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जारी अटकलों के बीच यह साफ हो गया है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन फॉर्मूला पर बात बन गई है और उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल रालोद शामिल होने की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 1 विधान परिषद पर बात बन चुकी है। इधर राष्ट्रीय लोकदल रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, दिल जीत लिया। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दिल जीत लिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जननेता, किसानों के मसीहा, गांवों, अन्नदाता किसानों, शोषितों एवं वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा अभिनंदनीय है। वे सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के साधक थे। यह गौरव राष्ट्र निर्माण में उनके अतुल्य योगदानों का सम्मान है। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उठा, जहां समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की। विधानसभा में चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, पूरा सदन बहुत प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी की सेवाएं पूरे देश के लिए अतुलनीय थी। पूरा सदन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है। और अखिलेश यादव बोले, किसान नेता को भारत रत्न मिलने की खुशी। सदन में समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी जीवन भर किसानों के अधिकारों के लिए लड़े और इसी विधानसभा के सामने नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उनकी प्रतिमा लगवाई थी।
हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की और पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी। जिन्हें भी भारत रत्न मिला है उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की और पीएम मोदी ने भी जताई खुशी। कहा, हमारी सरकार का सौभाग्य। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट में कहा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 और 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। से वेस्ट यूपी की 27 सीटों की बदल जाएगी सियासी गणित। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से विपक्षी दलों को हैरत में डाल दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीति में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़कर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लगभग तैयार दिख रहे हैं। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जिस प्रकार से जयंत चौधरी के सुर में बदलाव आया है, वह एक बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जयंत चौधरी अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। किसान नेताओं के बीच उनकी पकड़ पिछले दिनों मजबूत बनी है। उन्होंने लगातार रैलियां और जनसंपर्क के जरिए राष्ट्रीय लोक दल को एक बार फिर जनता के बीच स्थापित करने की कोशिश की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल को साथ जोड़ने की कवायद तेज कर दी थी। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में मिशन 80 के दावे के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पिछले दिनों लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में हम बीजेपी 370 सीटों पर जीतेंगे और एनडीए 400 सीटों को पार करेगी। और दावे को हकीकत में बदलने की कवायद पीएम नरेंद्र मोदी के दावे को हकीकत में बदलने की कवायद में पार्टी जुट गई है। पार्टी क्षेत्रीय क्षत्रपों को साध कर जोड़ रही है। खासकर उन दलों को साथ लाया जा रहा है जो कभी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड को जोड़ा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कभी एनडीए के साथ रही राष्ट्रीय लोक दल को जोड़ने की कोशिश की गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। किसान आंदोलन के बाद उपजे किसान आक्रोश को कम करने के लिए भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी जयंत को साधने की कोशिश की थी, लेकिन वे उन्हें जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। लोकसभा चुनाव में अपने मिशन को पूरा करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की जरूरत भाजपा को महसूस हो रही थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद यह पूरा होता दिख रहा है। जयंत के जाने से विपक्षी गठबंधन को झटका और राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी की एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं की खूब चर्चा हो रही है। आरएलडी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। अगर यह संभव होता है तो इसे भाजपा की बड़ी रणनीतिक जीत माना जाएगा। आरएलडी अब तक विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए का हिस्सा रही है। कुछ दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत के साथ गठबंधन की घोषणा की थी। इसके बाद भी वे भाजपा के साथ जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी जाट और मुस्लिमों की बहुलता वाला इलाका है। यहां लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं सपा बसपा महागठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिली थी। पश्चिमी यूपी की 4 सीटों पर सपा और 4 पर बसपा उम्मीदवारों को जीत मिली। हालांकि रालोद को इस चुनाव में कोई सीट नहीं मिल सकी। जाट समाज ने भी रालोद का साथ नहीं दिया। 2014 के बाद 2019 में भी आरएलडी को निराशा ही हाथ आई थी।
फायदा भाजपा को भी होना तय माना जा रहा है और हम आपको ये बता दें कि बदलेगा 27 सीटों का गणित कैसे, तो जाने इस वीडियो में आप पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों का गणित भाजपा आरएलडी गठबंधन के बाद बदलना तय माना जा रहा है। दरअसल जयंत चौधरी की स्वीकार्यता हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के बीच अपनी राजनीति शुरू की थी, इसमें धर्म कहीं नहीं था। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद धार्मिक आधार पर मतों का विभाजन हुआ। इसने पश्चिमी यूपी की राजनीति को बदलकर रख दिया। जाट समाज भाजपा के पाले में आया। हालांकि 2020 के किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर किसान एकजुट होने लगे हैं। यूपी चुनाव 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन का पश्चिमी यूपी में प्रभाव कुछ इसी प्रकार की स्थिति को दिखाता है। ऐसे में भाजपा के साथ आरएलडी के आने के बाद विपक्षी गठबंधन को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आइए पश्चिमी यूपी के लोकसभा सीटों का गणित समझने का प्रयास करते हैं। इन सीटों पर भाजपा को लगा था झटका, तो वो कौन कौन से सीट है जानते हैं। उस सीट के बारे में हम उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा सीट सहारनपुर की है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर करीब 6 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 3 लाख एससी, 1.5 लाख गुर्जर, 3.5 लाख सवर्ण वोटर हैं। इनके अलावा भी कई जातियों के वोटर यहाँ रहते हैं। राजनीति के धुरंधरों का समीकरण बिगड़ाने और बनाने में मुस्लिम वोटरों का किरदार अहम माना जाता है। इसी कारण लोकसभा चुनाव 2019 में सहारनपुर ने मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव जिताकर लोकसभा तक पहुंचाया। वर्तमान में इस सीट से बसपा के हाजी फजलुर रहमान इस सीट से सांसद हैं। इस बार भाजपा रालोद गठबंधन से सीट का गणित बदल सकता है। बिजनौर महात्मा विदुर की धरती माने जाने वाले बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले का एक बड़ा हिस्सा है। बिजनौर लोकसभा में बिजनौर, चांदपुर, हस्तिनापुर, पुरकाजी, मीरापुर विधानसभा सीटें आती हैं। इस सीट पर करीब 1.35 लाख मुस्लिम, 1 लाख गुर्जर, 80,000 दलित, 35,000 सैनी, 25,000 जाट, 10,000 कश्यप, 9,000 चौहान, 9,000 भूयार वोटर रहते हैं। मुस्लिम वोटर इस सीट पर सियासतदारों की किस्मत तय करने में अहम रोल निभाते हैं। 2014 में यहां से भाजपा को जीत मिली थी, लेकिन सपा बसपा गठबंधन का असर 2019 में दिखा। यहां से बसपा के मलूक नागर जीते। 2024 में एक बार फिर यहां का समीकरण बदल सकता है। नगीना 2009 में बिजनौर लोकसभा सीट को काटकर बनाई गई नगीना लोकसभा सीट पर किसी एक दल का कब्जा नहीं रहा है। यूपी की आरक्षित 17 लोकसभा सीटों में से एक नगीना लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। इस सीट पर 21% एससी वोटर हैं। नगीना लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की बात करें तो यहां मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 50% से भी अधिक है। 2014 में यहां से भाजपा को जीत मिली थी। 2019 में बसपा के गिरीश चंद्रा जीते। 2009 में पहली बार हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इस सीट से सपा के यशवीर सिंह जीते। 2014 के चुनाव में भाजपा के यशवंत सिंह ने ये सीट अपने कब्जे में की थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोग फिर कोई बदलाव कर सकते हैं। अमरोहा लोकसभा सीट पर दलित, सैनी और जाट वोटर अधिक हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 20% से अधिक है। गंगा की गोद में बसे इस जिले में 5 विधानसभा सीट धनौरा, नौगावा, सादात, अमरोहा, हसनपुर और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा शामिल हैं। गन्ने के अलावा अमरोहा में कपास का भी बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। 2014 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा ने चौंकाने वाले परिणाम दिए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट बसपा के कब्जे में चली गई। बसपा के कुंवर दानिश अली जीते। हालांकि अब वे कांग्रेस के पाले में जाते दिख रहे हैं। जाट और मुस्लिम बहुल सीट पर आरएलडी का असर दिख सकता है। मुरादाबाद रेलवे मंडल और पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद लोकसभा सीट पर राजनीति बदलती रही है। पिछले 5 चुनावों की बात करें तो लगातार सांसद बदलते रहे हैं।
लोकसभा चुनाव 1999 में जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई थी। उन्हें सफलता भी मिली। लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर सपा ने कब्जा जमाया। लोकसभा चुनाव 2009 में कांग्रेस के टिकट पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन यहां से सांसद चुने गए। 2014 में आई मोदी लहर के दौरान इस सीट पर पहली बार भाजपा ने चुनाव जीता। इसके बाद 2019 में फिर चुनाव हुए तो वापस सपा ने कब्जा जमा लिया। सपा के एसटी हसन ने जीत दर्ज की। रामपुरी चाकू के लिए मशहूर रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने कब्जा जमाया। इस लोकसभा सीट के दायरे में 5 विधानसभा सीटें स्वार, चमरुआ, बिलासपुर, रामपुर और तिलक आती हैं। पूरे यूपी में सबसे अधिक रामपुर में मुस्लिम जनसंख्या है। मपुर क्षेत्र में कुल 50.57% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जबकि 45.97% से अधिक हिंदुओं की जनसंख्या है। इस सीट पर हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने मोदी लहर में सपा को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के आजम खान जीते, लेकिन सजा के ऐलान के बाद सीट गंवा दी। लोकसभा उपचुनाव 2022 में भाजपा ने इस सीट पर कब्जा जमाया। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के लिए इस सीट पर चुनौती बढ़ेगी। संभल लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही थी। वर्ष 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। लोकसभा सीट पर करीब 40% हिंदू और 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है। यहाँ करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। वहीं अन्य वोटरों में अनुसूचित जाति के करीब 2.75 लाख, 1.5 लाख यादव और 5.25 लाख में पिछड़ा और सामान्य वोटर रहते हैं। इस सीट से मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था। वहीं 2014 की मोदी लहर में यह सीट भाजपा के पाले में गई थी। भाजपा के सत्यपाल सिंह यहां से जीते। 2019 में डॉक्टर बर्क ने एक बार फिर सपा के टिकट पर यहां से जीत दर्ज की। 2024 में भाजपा रालोद गठबंधन से इस सीट पर माहौल गर्मा सकता है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का अभेद्य दुर्ग माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के कर्मक्षेत्र पर कब्जे की कोशिश लगातार की गई, लेकिन भाजपा को अब तक सफलता नहीं मिली है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने उपचुनाव में भारी जीत दर्ज की। अब एक बार फिर पार्टी ने 2024 के लिए डिंपल यादव के उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर यादव मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 1,50,000 ठाकुर मतदाता, 1,20,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। करीब 1,60,000 शाक्य, 1,40,000 जाटव और 1 लाख लोधी राजपूत मतदाता हैं। वैश्य और मुस्लिम मतदाता भी करीब 1 लाख की संख्या में हैं। करीब 1 लाख कुर्मी मतदाता भी हैं। यहाँ भी भाजपा रालोद गठबंधन असर डाल सकती है। भाजपा को मिली थी 19 सीटों पर जीत। पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव 2019 में भी भाजपा का जादू चला। क्षेत्र में मोदी लहर असरदार दिखी। सपा बसपा रालोद गठबंधन के बाद भी इलाके में महागठबंधन को उस स्तर की सफलता नहीं मिली। 19 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। मुजफ्फरनगर सीट पर हर किसी की नजर थी। यहां से आरएलडी मुखिया अजीत सिंह चुनावी मैदान में थे। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बागपत से उनके पुत्र और आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी को भी हार मिली। इसके अलावा कैराना सीट पर भी सभी की नजरें थीं। दरअसल कैराना उपचुनाव में तबस्सुम हसन ने भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह को हरा दिया था। लोकसभा चुनाव 2019 में तबस्सुम हसन को हार मिली। अगर भाजपा रालोद गठबंधन होता है तो इन 19 सीटों पर भाजपा की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। पश्चिमी यूपी में भाजपा की जीती सीटें मुजफ्फरनगर संजीव बालियान जीते और गाजियाबाद जनरल रिटायर्ड वीके सिंह जीते, बुलंदशहर भोला सिंह जीते और अलीगढ़ सतीश गौतम जीते, हाथरस राजवीर दिलेर जीते, मथुरा
हेमा मालिनी जीती और आगरा, SP सिंह बघेल जीते फतेहपुर सीकरी, राजकुमार चाहर जीते और बरेली, संतोष गंगवार जीते और पीलीभीत, वरुण गांधी जीते और शाहजहांपुर, अरुण कुमार सागर जीते और कैराना, प्रदीप कुमार जीते मेरठ, राजेंद्र अग्रवाल जीते बागपत, सत्यपाल सिंह जीते गौतम बुद्धनगर, महेश शर्मा जीते और फिरोजाबाद, चंद्रसेन जादौन जीते एटा, राजवीर सिंह जीते बदायूं, संघमित्रा मौर्य जीती। और आपको ये बता दे कि आंवला, धर्मेंद्र कश्यप जीते। तो आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं और संजू वर्ल्ड जॉन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।